Hello guys, I'm Swati and welcome to my channel Learn and Progress. So this is last part of paper 1 knowledge and curriculum. So let us start with our first question. What is not a difference between syllabus and curriculum? Syllabus is a subset of the curriculum. सिलेबस जो है वो करिकुलम का सबसेट है, ये सही है. सिलेबस इज़ लिमिटेड टू स्टडी ऑफ सब्जेक्ट इन क्लासरूम वेयर इज़ करिकुलम गोज़ बियॉन्ड क्लासरूम, ये भी सही है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. Syllabus includes curricular and co-curricular experiences imparted to the students, whereas curriculum involves only the co-curricular experiences. नहीं, करिकुलम में सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, करिकुलर, co-curricular, every kind of experience which a child goes in school, out of school, or anywhere in his life. So that is curriculum. सिलेबस में करिकुलर एक्सपीरियंसेस आते हैं. सिलेबस प्रोवाइड्स वैल्यूएबल बेस एंड लिमिट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वेयरएज करिकुलम इन्वॉल्व्स ऑल द वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस इम्पार्टेड इन अ स्कूल. दिस इज़ ट्रू. सिलेबस जो है वो सिर्फ वैल्यूएबल लिमिट्स प्रोवाइड करता है टू द टेक्स्ट बुक्स, और करिकुलम में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सारे के सारे वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस जो कि स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट, करिकुलम एज ए प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स. आपको पता है करिकुलम एज ए प्रोसेस एंड करिकुलम एज ए प्रोडक्ट, ये दो तरह की वो होती हैं. तो करिकुलम एज ए प्रोसेस में सब कुछ आता है कि कैसे मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से मेथड्स हैं, वो सब का सब सारी चीज़ें आती है करिकुलम एज ए प्रोसेस में. और करिकुलम एज ए प्रोडक्ट, इसमें आते हैं ये दोनों चीज़ें, असेसमेंट कैसे करनी है और उसकी वैल्यूएशन. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो करिकुलम एज ए प्रोडक्ट के अंडर आती हैं. तो जब करिकुलम प्रोडक्ट बन गया है तो उसका असेसमेंट करना होना चाहिए और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए. तो इसका आंसर है बोथ. Piloting is useful for programs and materials designed to be present to establish its viability, feasibility, strengths and weaknesses, all of the above. इसका आंसर all of the above है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है पायलट बेसिस पे उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च करी है. तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सैम्पल पॉपुलेशन पे अपनी स्कीम ट्राई करने के लिए लॉन्च करी है. मतलब कि इनिशियली उन्होंने कुछ लोगों पे लॉन्च करी है ताकि वो चेक कर सके. क्या चेक कर सके? कि वो वायबल है कि नहीं, वो फिजिबल है कि नहीं, और वो उसकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, कि वो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. तो हम पायलट बेसिस पे इस तरह से लॉन्च करा जाता है. तो वैसे ही करिकुलम जो डिज़ाइन हो रहा है वो पायलट बेसिस पे जब डिज़ाइन होता है तो उसमें भी यही चेक करने के लिए होता है कि वो उसकी वायबिलिटी चेक करना, उसकी फिजिबिलिटी चेक करना, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस चेक करना. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है. इन पार्टिसिपेटरी मॉडल में क्या होता है? टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों कोलैबोरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लर्निंग के प्रोसेस में. चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर करिकुलम. करिकुलम के लिए सही करिकुलम डिज़ाइन के लिए सही स्टेप्स कौन से हैं? पहले तो पर्पस डिफ़ाइन किया जाएगा एजुकेशन का, ठीक है, कि क्या पर्पस है. पर्पस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, है ना. फिर उसके बाद हम उसके बेसिस पे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, मतलब कि मटेरियल डिज़ाइन करते हैं, मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उन्हें सिक्वेंशली अरेंज करते हैं. तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंसेस और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन होती है. तो इसका आंसर ए ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन. करिकुलम डिज़ाइन थ्री टाइप्स के होते हैं. डिसिप्लिन सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इवैल्यूएशन इज़ डन एट ईच स्टेज. ठीक है, इनमें से कौन सा करिकुलम का मॉडल है जिसमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, पे बेस्ड होता है, और इवैल्यूएशन उसमें हर एक स्टेज पे होती है. तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव्स मॉडल. जो ऑब्जेक्टिव्स मॉडल है वो उसका काम होता है कि वो हर एक स्टेज पे सॉरी वो एक स्पेसिफिक एम होता है, उसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. उसके बेसिस पे करिकुलम की कंस्ट्रक्शन होती है. करिकुलम की कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसे रिफ़ाइन किया जाता है, और फिर उसके बाद रिफ़ाइनमेंट होने के बाद उसको कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब कि उसे डिलीवर कराया जाता है टीचर्स और स्टूडेंट्स को कि दिस इज़ द करिकुलम.
ठीक है, और इसके हर एक स्टेज पे इवैल्यूएशन होती रहती है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स मॉडल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आर ट्रू अबाउट टाइलर्स मॉडल। टाइलर मॉडल के बारे में क्या सही है? मॉडल इज़ लीनियर इन नेचर, ये सही है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस फॉर असेसिंग द करिकुलम। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर के बेस पे ही करिकुलम असेस होता है। ठीक है, इवैल्यूएशन इज़ टर्मिनल। इवैल्यूएशन दोबारा दोबारा नहीं होती, इवैल्यूएशन पे ख़त्म हो जाता है प्रोसेस। तो ये सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो टाइलर मॉडल में थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके बेसिस पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट किए जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज़ करा जाता है, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उन्हें इवैल्यूएट करा जाता है। तो ये टाइलर मॉडल है, बहुत सिंपल और बहुत सीधा, और ये लीनियरली चलता है और इवैल्यूएशन पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हु डेवलप्ड साइक्लिकल मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। साइक्लिकल मतलब साइकिल की तरह, मतलब बार बार घूम सकता हो। तो व्हीलर है, व्हीलर से आपको याद आ जाएगा व्हील भी घूम सकता है ना, वैसे ही साइक्लिकल मॉडल। ठीक है, साइक्लिकल मॉडल व्हीलर ने दिया था। और इसमें क्या चेंजेस है, ये टाइलर मॉडल के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन इसमें चेंजेस ये हैं कि ये साइक्लिकल है। मतलब जो टाइलर ने इवैल्यूएशन पे ख़त्म कर दिया था, इसमें इवैल्यूएशन पे ख़त्म नहीं होता, ये दोबारा से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे जा सकता है, और हर एक स्टेप दोबारा पीछे भी जा सकता है। मतलब एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दोबारा इवैल्यूएशन फ़ेज़ पे जा सकता है। फिर उसके बाद एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बाद सिलेक्ट करा जाता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर वो सही से सिलेक्ट नहीं किया जा सकता तो हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे जाके भी उसमें करेक्शन करा जा सकता है। तो ऐसे करके हर एक स्टेज पीछे पीछे भी जा सकता है। तो इसका यही मेन पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द डोमेन्स इन कर मॉडल। कर मॉडल में 4 डोमेन्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बेसिस पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करी जाती है, नॉलेज के बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है, और इवैल्यूएशन के बेसिस पे स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। फिर इवैल्यूएशन करने के बाद तो फिर इसमें रिफाइनिंग नहीं होती। जो इवैल्यूएशन होती है उसका एक पार्ट हो गया रिफाइनिंग, पूरी तरह से इवैल्यूएशन होती है इसमें। ठीक है, Which type of curriculum is designed prior to the arrival of students but is adjusted to fit needs of the students? इसका आंसर है प्रॉब्लम सेंटर्ड। स्टूडेंट से पहले ही अराइव हो जाती हैं, स्टूडेंट से पहले ही इस तरह के करिकुलम डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स की ज़रूरतों के हिसाब से चेंज भी करे जा सकते हैं। Which is the correct order of phases of the curriculum development process? वही चीज़ है, प्लानिंग, फिर उसके बाद हमारे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के 4 फेजेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। प्लानिंग होता है, फिर कंटेंट्स एंड मेथड्स होते हैं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद इवैल्यूएट किया जाता है, और इन सब के अंडर टोटल मिला के 12 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये आप लर्न करना पहले क्या है, प्लानिंग की गई है, फिर उसके बाद कंटेंट्स और मेथड्स सिलेक्ट करे गए हैं, और फिर उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, और फिर उसके बाद उसे इवैल्यूएट करा जा रहा है। ठीक है, अब कैप्स इज़ वन ऑफ द टेक्निक इन्वॉल्व इन द नीड्स असेसमेंट। व्हाट इज़ इट्स फुल फॉर्म? कैप्स का फुल फॉर्म होता है नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जो फेज़ 1 होता है वो होता है प्लानिंग। जो प्लानिंग होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अभी मैंने बताया 4 स्टेजेस में कितने होते हैं टोटल, 12 स्टेप्स। तो जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उसमें इशू आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टीम को डेवलप करते हैं जो कि करिकुलम बनाएगा। ठीक है, उस वाले टीम को डेवलप करते हैं, और फिर उसके बाद हम नीड्स के असेसमेंट को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि, और उस नीड्स असेसमेंट के प्रोसेस के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे ये कैप्स। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम नीड्स को असेस करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम इज़ अ स्टेप इन विच फेज़ ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये अभी मैंने बताया था, ये प्लानिंग फेज़ में आता है।
जब हम इशू आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट टीम फॉर्म करते हैं. Which of the following step is not a part of implementation phase? अच्छा, हमने प्लानिंग फ़ेज़ में कहाँ तक नीड्स असेसमेंट को कंडक्ट कर लिया था, हमने एनालाइज कर लिया था. फिर उसके बाद कंटेंट्स और मेथड्स आते हैं. ठीक है, इसमें हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, हमारे कंटेंट्स में क्या क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और कैसे जो एक्सपीरियंस देना है हमें, कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं एक्सपीरियंस देने के लिए, तो ये डिज़ाइन करना. ठीक है, तो ये जो होता है ये कंटेंट और मेथड में आते हैं ये तीनों स्टेप्स. फिर उसके बाद हमारा काम होता है इम्प्लीमेंट करने का. इम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, हम उसको करिकुलम मटेरियल को अब हमने डिज़ाइन कर लिया, मेथड्स डिज़ाइन कर लिए, अब हम प्रोड्यूस करेंगे, मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे. सिलेक्ट हमने कर लिया था कंटेंट और मेथड्स में, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम प्रोड्यूस करेंगे. प्रोडक्शन होती है इसमें करिकुलम मटेरियल की. फिर उसके बाद रिवीजन होती है, टेस्टिंग होती है करिकुलम की. फिर उसके बाद ऐसे टीचर्स या फैसिलिटेटर्स रिक्रूट करे जाते हैं जो कि वो करिकुलम डिलीवर कर सकें. और फिर उसके बाद करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन होती है. ठीक है, तो इसमें जो स्टेप है जो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ का नहीं है वो है डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंशियल मेथड्स. जो एक्सपीरियंशियल मेथड्स को डिज़ाइन करने का काम है वो फ़ेज़ 2 में ही हो जाता है कंटेंट और मेथड्स के अंडर. वाई देयर इज़ अ नीड फॉर करिकुलम चेंज. करिकुलम चेंज के लिए क्या की ज़रूरत क्यों है? टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट्स, टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट एंड अपडेट मेथड्स ऑफ टीचिंग, टू ऐड और डिलीट नंबर ऑफ क्लिनिकल आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये सारे के सारे इसके नीड हैं. ठीक है, जो यूज़ नहीं आने वाली यूनिट्स उन्हें डिलीट करना, और नए मेथड्स टीचिंग के और लेटेस्ट चीज़ें इंक्लूड करना, ये इन सब के लिए करिकुलम चेंज की ज़रूरत होती है. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. राइट, ये याद रखना. अकॉर्डिंग टू फ्रेड ग्रीव्स, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन प्रोसेसिंग करिकुलम चेंज. करिकुलम चेंज में फ्रेड ग्रीव्स ने कितने स्टेजेस बताए थे? उसने 7 स्टेजेस बताए थे. ठीक है, विच पॉलिसी एम्फसाइज द नीड टू इंक्लूड एनवायरनमेंट कंसर्न्स इन एजुकेशनल प्रोसेस. कौन सी पॉलिसी ने एनवायरनमेंट को इंक्लूड करने की बात करी थी एजुकेशनल प्रोसेस में? वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, 1986 में बात हुई थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेड ग्रीव्स द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? अप्राइजिंग द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रैक्टिस. हमें वैल्यू करना जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रैक्टिस है जो अभी है, उसे वैल्यू करना. फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को फॉर्म करना, या मेकिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम कंटेंट. जो अभी जो करिकुलम कंटेंट है उसके डिटेल स्टडी करना. एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर करिकुलम एंड इट्स इवैल्यूएशन. और करिकुलम और उसके इवैल्यूएशन के लिए क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना. तो सबसे पहले इसमें करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी को फॉर्म करना होता है, अगर कमेटी फॉर्म नहीं है तो. ठीक है, ये सबसे पहला स्टेज था फ्रेड ग्रीव्स के अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद हमें वैल्यू करना है, अप्राइज करना है एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रैक्टिस. ये सेकंड था कि उसके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है उसे देखना, और जो करंट एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रही है उसमें क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, कितनी वायबिलिटी है, कितने करंट इश्यूज इन्वॉल्व हैं नहीं है. मेकिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ. फिर उसके बाद हम डिटेल स्टडी करते हैं जो एग्जिस्टिंग करिकुलम कंटेंट है. ठीक है, ताकि वो देख सकें कि अभी भी वो रेलेवेंट है कि नहीं जो करिकुलम कंटेंट है. फिर उसके बाद एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर करिकुलम एंड इट्स इवैल्यूएशन. फिर उसके बाद क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया जाता है कि करिकुलम में क्या क्या चेंजेस क्यों ज़रूरत है चेंजेस लाने के लिए. ठीक है, और क्या क्या चेंजेस लाने हैं. ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास स्टेज 5 आता है, ये स्टेज 4 तक हो जाता है। फिर स्टेज 5 में नए करिकुलम चेंज को जो भी ज़रूरत है वो डिज़ाइन किया जाता है, उसे राइट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टेज 6 में उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और स्टेज 7 में इवेलुएट करा जाता है, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ करिकुलम चेंज अकॉर्डिंग टू लैशिबर टार्डेफ। अभी हमने फ्रेड ग्रीव्स के बारे में पढ़ा था, ये दूसरा है लैशिबर टार्डेफ का के अकॉर्डिंग करिकुलम चेंज के स्टेप्स। ठीक है, ये दो चीज़ें लर्न करनी है, दो मेथड्स, फ्रेड ग्रीव्स और लैशिबर टार्डेफ। फ्रेड ग्रीव्स में 7 स्टेप्स थे, लैशिबर टार्डेफ में 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, नहीं 5 स्टेप्स दिए थे, तो इनमें से क्या सही है, उसका क्या सही ऑर्डर है। तो इसमें सही ऑर्डर, हम सही ऑर्डर ही कर लेते हैं ढंग से। एनालाइज करना करंट ऑफरिंग को, पहले हम एनालाइज करेंगे जो करंट हमारे पास है, ऑब्वियसली हम यही करते हैं हर जगह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एम्स क्या हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड करिकुलर चेंज। फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमारे पास रिसोर्सेज आ गए, हमें एम्स पता चल गई हमारे पास, फिर रिसोर्सेज आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो इसका सही आंसर है डी। पहले 4 एनालिसिस ऑफ द करंट ऑफरिंग, सेकेंड एक्सप्रेशन ऑफ द की प्रोग्राम एम्स, फर्स्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, third implementation of the targeted curricular change, and fifth establishment of monitoring tools. Thank you so much and all the best for exams.